हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी की सुपर 75 सीरीज में बहुत बेहतरीन एमसीक्यू में आज हाजिर हैं पार्ट 2 में। पहले वीडियो में 17 सवाल हमने डिस्कस किए थे, 18 सवाल से शुरू करते हैं आज। ये पॉलिटी पार्ट 2 है, पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट 2। किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 34 सीटें। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती। संयुक्त बैठक वित्त विधेयक या मनी धन विधेयक पर नहीं होती। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर होती। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। जो ज्वाइंट मीटिंग है हमारी पार्लियामेंट की, लोकसभा राज्यसभा की, यह केवल नॉर्मल बिल के लिए होती है, बाकी किसी के लिए नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु, वयस्क मतलब एडल्ट होने की, 18 वर्ष। 18 वर्ष, पहले ये 21 वर्ष थी, अब इसे 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? असम में है 14, मध्य प्रदेश से 29, ये 43 है तो यह है नहीं। असम में 14, तमिलनाडु में 39 है संभवतः, ये भी नहीं। और राजस्थान में 25 है। कर्नाटक में भी कुछ कम नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं है। पंजाब में 12 या 13 है शायद। पश्चिम बंगाल में 42 है, यानी ये भी नहीं। चारों ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन गलत है सवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा ये पतला नहीं होगा। गुड गुड। तो जो है क्वेश्चन नंबर 21 के सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, ठीक, की जा सकती है। सत्रावसान द्वारा हो सकती है, विघटन द्वारा हो सकती है, यानी उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। स्थगन क्या होता है, विघटन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है? एक्चुअली जब मीटिंग चल रही होती है, हमारी संसद के 3 सत्र होते हैं, याद रखना, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। ये जो डिस्कशन है यही हमारे चैनल या हमारी वीडियोज की जान है। ये आप बाद में महसूस करेंगे जब एग्जाम दे के बाहर निकलेंगे। हमारे लोकसभा की जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, वो 3 सेशन होते हैं। एक होता है मानसून सत्र, चलिए, तो पहला होता है एक मानसून सत्र होता है, दूसरा होता है बजट सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, अंग्रेजी में से मानसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। इनकी टाइमिंग क्या, तो मानसून आती है जून जुलाई में, तो इसकी जुलाई अगस्त। बहुत पूछा जाता है, बहुत डीप सवाल है, माना जाता है, लेकिन कितना सिंपल तरीके से आपके तक मैं कन्वे कर रहा हूं। बजट जो फरवरी में पेश होता है, तो जनवरी फरवरी से जो चलता है ये बजट सेशन है। शीतकालीन सत्र सर्दी नवंबर में शुरू होती है, तो नवंबर दिसंबर में। वरना इस सवाल को एक बार गलत करके ही आप सीख सकते हैं।
इस टाइप का थोड़ा सा बारीक सवाल है। तो 3 सत्र है, उन सत्रों का टाइमिंग ये है। देखिए, जब सत्र चल रहा होता है और कोई हो हल्ला होने लगा, कोई गतिरोध आ गया विपक्ष के द्वारा, तो कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए, या कभी कभी अगले एक दिन के लिए भी जो लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई रोकी जाती है, वो तो होता है स्थगन प्रस्ताव, कि लोकसभा की कार्रवाई 2 घंटे के लिए स्थगित, या लोकसभा की कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित। ठीक। सत्रावसान क्या होता है, जैसे ये सत्र चला, मानसून सत्र, और अंत जब हुआ तो ये रोक दिया गया, सत्र पूरा हो गया भाई, ये सत्रावसान, सत्र का अवसान हो गया। ये विघटन है। विघटन क्या होता है, जैसे लोकसभा भंग, डिजॉल्व हो गई, नए चुनाव होंगे। अब समझ रहे हैं। देखिए, इसके अंदर फिर एक सवाल है, स्थगन जो किया जाता है वो स्पीकर के द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। विघटन भी करता है राष्ट्रपति। लोकसभा का जो सत्र का अवसान और सत्र का जो इनिशिएशन, सत्र का प्रारंभ और सत्रावसान, दोनों राष्ट्रपति के काम है। विघटन भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगन केवल लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। तो एक सवाल के अंदर कम से कम 6 सवाल आपके तैयार हुए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अब चूंकि वो यूनियन टेरिटरी हो गई है, लेकिन इसका उत्तर यही है। राष्ट्र निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का न्यायवादी करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है, एक राज्य का राज्यपाल करता है, यानी ये उपर्युक्त तो चारों। भारत का एक महान्यायवादी होगा, यह है हमारे आर्टिकल, ये वैल्यू एडिशन करिए, आर्टिकल 76 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद में। और हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये जो है इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 163 में है ये, 163 या 153 में है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये अनुच्छेद भी याद हो गया, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 153। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संदर्भ संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। ये जो कटौती प्रस्ताव है ये बजट से रिलेटेड है। ये प्रस्ताव भी अपने आप में एक टॉपिक है, कभी मौका मिले तो छोटा सा वीडियो बनाएंगे 10 मिनट का। निंदा प्रस्ताव होता है क्या, किसी मंत्री की या सरकार की किसी नीति की निंदा की जाती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या, कोई बहुत जरूरी मुद्दा हो तो विपक्ष या कोई भी सदस्य उसकी तरफ ध्यानाकर्षित करता है। स्थगन प्रस्ताव है कि स्थगित कर दी जाए कार्यवाही। कटौती प्रस्ताव बजट से संबंधित है कि फला फला मद में जो पैसा सरकार प्रावधान कर रही है उसमें कुछ कटौती की जाए, इस टाइप से है। इनमें से निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव से सरकार के कार्यकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इन्हीं में से एक प्रस्ताव होता है अविश्वास प्रस्ताव। अगर ये पारित हो जाए तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। भले ही यह एक मंत्री के खिलाफ आया हो, लेकिन अगर ये लोकसभा में वोटिंग हो जाए, उसमें सरकार हार जाए तो इस्तीफा देना पड़ता है। बाकी इन सबों में नहीं है ऐसा प्रावधान, लेकिन सरकार की खासी किरकिरी होती है जब ये प्रस्ताव पारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? नीलम संजीवा रेड्डी, ये जो है निर्विरोध भी चुने गए थे। जब चुने गए थे उससे पूर्व के इलेक्शन में ये कांग्रेस से विद्रोह करके खड़े हुए, तो इंदिरा जी ने इनको हरवा दिया और अगली बार फिर निर्विरोध हुए। क्वेश्चन नंबर 26, सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है संसद में, संसद में रखी जाती है इसकी रिपोर्ट। ये इसे लोक लेखा समिति भी कहते हैं, लोक लेखा समिति भी कहा जाता है।
ये सीएजी की रिपोर्ट का भी एनालिसिस करती है। पीएससी हमारी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है उसको भी पोस्टमार्टम करती है। जब पैसा खर्च हो जाता है तो उसके बाद इसकी ये समिति अपनी रिपोर्ट की सरकार ने कहां कहां कितना खर्च जायज और कहां कहां अपव्यय किया और कहां कहां मितव्ययता की जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। फिर आ गया वही सवाल, कटौती प्रस्ताव। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए 6 माह में। 6 माह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न राज्यों में कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा के लिए 2 महिलाओं को मनोनीत कर सकता है। ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान था, अब खत्म कहानी इसकी भी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम स्पीकर, स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, चेयरमैन, सभापति, चेयरमैन, और लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। अच्छा सवाल है, इकोनॉमिक्स का भी सवाल है। केंद्र सरकार के बजट में सबसे बड़ी जो मद है वो ब्याज भुगतान है। हमारी सरकार सबसे ज्यादा जो खर्चा ब्याज भुगतान में करती है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। ये राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 33, फिर वही सवाल रिपीट हो गया। राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। पता नहीं क्यों रिपीट होते सवाल, कैसे इनको हटाएंगे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। अरे नहीं भाई, भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, नाम राजतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र, नो, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र, वेरी गुड, डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका जवाब है जो स्पीकर है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, वही पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 36, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता नहीं, ये केवल लोकसभा में होता है, यह संसद के किसी भी सदन में नहीं। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं ये भी बात नहीं है। यह लोकसभा में प्रस्तुत, हाँ केवल ये बात है, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 ईयर है। ध्यान रखना ये भी है। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए हम लोग चलते हैं, नहीं 38, 37 तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 38, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार ने दोनों कानून बना सकते उल्लिखित है समवर्ती सूची में। संघ सूची में केवल संघ या केंद्र की सरकार, राज्य सूची में केवल राज्य,
अवशिष्ट सूची भी संघ को दी है। एक और नोटिस करने लायक बात यह है, हमारे संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द नहीं लिखा है। केंद्र की जगह पे संघ, यूनियन। केंद्र का सेंटर होता है, जबकि किताबों में, अखबारों में, पत्रिकाएं लिखती रहती हैं कि केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ऐसा केंद्र शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। बड़ा अच्छा पॉइंट है, तो ध्यान आ गया। हमेशा संघ लिखा है, संघ और राज्य। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किसमें है? संघ राज्य समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर 40, सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो कैसे हों, इस बात पे विचार करने के लिए 1983 में RS सरकारिया की अध्यक्षता में कमीशन बना था, जिसे सरकारी आयोग कहा जाता है। बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी सरकार ने, लेकिन ज्यादातर रिपोर्टें इनकी मानी नहीं गई, लेकिन चर्चा में बहुत रहता है, बहुत सवाल आता है। और सॉरी, 1987 नहीं, 1983 में बना था ये, 1983 में। और भी मदन मोहन पुंछी आयोग बना, राजमन्नार आयोग बना, कई आयोग बने। आगे सवाल आएगा तो डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में कौन भारत में संघ राज्य संबंध संबंधित नहीं? देखिए फिर आ गया, सरकारी आयोग सही है, 1983 में बना था। राजमन्नार समिति, ये तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी। और मदन मोहन पुंछी आयोग, ये 2007 में बना है केंद्र सरकार ने, ये 1969 में बना था। इंद्रजीत गुप्ता समिति अलग है, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, पश्चिम बंगाल से थे शायद इंद्रजीत गुप्ता। और ये समिति बनी थी चुनावों के राज्य द्वारा वित्त पोषण, यानी जो इलेक्शन है इसका खर्चा राज्य वहन करे, पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्ति ना करे, तो इसमें करप्शन नहीं होगा, ऐसा मानना था इनका। और हर आदमी चुनाव लड़ सकेगा। अभी चुनाव क्या होता है, बहुत पैसे वाला आदमी ही चुनाव लड़ सकता है। भिन्न पार्टियां टिकट देते समय व्यक्ति के आर्थिक कैपेसिटी का भी मूल्यांकन करती हैं। लोग भी तभी सोचते हैं कुछ पैसा हो तो चुनाव लड़ा जाए। ठीक, तो सरकारीय आयोग, इस सवाल का तो उत्तर यह है, सरकारीय आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, ये संघ राज्य संबंधों के संबंध में इन्होंने रिपोर्टें दी हैं। संघ और राज्यों के रिलेशन क्या हो, उनके संबंध में तीनों है आयोग। ठीक, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कंट्रोवर्शियल है। ये जो आहूत मतलब इनिशिएट तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इस ज्वाइंट लोकसभा और राज्यसभा ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ध्यान देने वाली बात है कि इस ज्वाइंट मीटिंग को आहूत तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इसकी प्रेसिडेंसी स्पीकर करता है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बहुत आता भी है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43, संसद में शून्यकाल 0 आवर का समय है 12 बजे से 1 बजे तक। और इसमें नोट करने वाली बात है, 0 आवर पूरी दुनिया को पार्लियामेंट्री सिस्टम में भारत की अनूठी देन है। भारत का कंट्रीब्यूशन है दुनिया को। ये भारत की अपनी खोज है, दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, सिस्टम में इस टाइप का प्रावधान नहीं था। ये 0 आवर का प्रावधान इंडिया ने प्रारंभ किया है। ध्यान रखना, अपने भारत की मौलिक उत्पत्ति है।
कहीं से हमने इसको एडॉप्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? भैया उत्तर प्रदेश। कितने विधानसभा सदस्य हैं? 404। इनमें से 403 का चुनाव होता है और एक एंग्लो इंडियन समूह का मनोनीत किया जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश के मनोनीत एमएलए साहब हैं पीटर फैदम। पीटर फैदम जो हमारे फतेहगढ़ के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ? जो हमारे फतेहगढ़ के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और इस समय लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज, ला मार्टिनियर कॉलेज में टीचर हैं। ठीक, ध्यान रखना, पीटर फैदम फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के रहने वाले हैं, लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में टीचर हैं और इससे पहले भी थे और अभी भी हैं। ये एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं। हमारी हर राज्य विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समूह से मनोनीत किया जाता है। वह है राज्य, क्वेश्चन नंबर 45, जहां विधान परिषद नहीं। बढ़िया सवाल है। यूपी में साहब है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, राजस्थान में नहीं है। तो ये हमारा रहा आंसर। चलते हैं आगे। हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एमपी। जो 6 स्टेट हैं जहां पे हमारी विधान परिषद है, दैट यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन होगा आगे, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, जितनी तारीफ की जाए कम है। यह है 167। मुख्यमंत्री का दायित्व क्या है? कि वह राज्यपाल को हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, सूचना दे, ये दायित्व है। ठीक, और ऐसा ही प्रावधान संघ के लिए भी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हर सूचना दे, और वो अगर उसका आर्टिकल पूछा जाए तो इससे 167 में 89 माइनस कर दो आप। ये जो हुआ 8 और ये हुआ 7, तो ये 78 में होगा। ऐसे अनुच्छेद भी हम लोग याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कर पाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? अच्छा सवाल है। इसका जवाब है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, जो उस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वही शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए फिर सवाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में है। राजस्थान में नहीं है। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। सॉलिसिटर जनरल सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। तो इस सवाल का तो उत्तर ये है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के बारे में जान लीजिए। एक हमारी संघ सरकार में पदाधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, और अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी, अंग्रेजी में इसे अटॉर्नी जनरल कहा था। अनुच्छेद 76 में प्रावधान है, यह संघ सरकार का कानूनी सलाहकार या वकील है। वकील है केंद्र सरकार का, लॉयर है ये, जो केंद्र सरकार या संघ सरकार के हर पक्ष को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रखता है
इस अटॉर्नी जनरल की एक और खासियत है, यह एकमात्र अधिकारी है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद में बैठ सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, केवल मतदान नहीं कर सकता। ये भी सवाल पूछा जाता है, मतदान नहीं करेगा, बाकी संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है। ठीक, तो आता है सवाल, तो ये अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए एक अधिकारी है असिस्टेंट ग्रुप में, जिसे हम लोग सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ये जो सॉलिसिटर जनरल है ये एक्चुअली अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट है। ठीक, समझे। एक और अधिकारी चलो यहीं पर होता है, एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, हिंदी में इसे महाधिवक्ता कहते हैं। अब हम लोग इस पे भी थोड़ा लिखावट बनने लगी है ना, शुरू में तो बिल्कुल चलता ही नहीं था ये कलम। ये एडवोकेट जनरल कौन होता है? जैसे केंद्र सरकार या संघ सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही हर राज्य के लिए एक एडवोकेट जनरल कानूनी सलाहकार है। ये राज्य का कानूनी सलाहकार है। ठीक, तो हमने कई सारी बातें एक साथ समझ ली। राज्य का जो है एडवोकेट जनरल, और इसका प्रावधान है समता आर्टिकल 165। आर्टिकल अगर इधर उधर एक आध हो जाए तो उसे आप लोग माइंड ना करें, देख लें, हर किताब में मिल जाता है, गूगल कर लें, लेकिन थोड़ा सा याद रहता। अगर ये 76 में है तो देखते हैं हमारा फार्मूला ट्रिक काम करती है कि नहीं। 76 में 89 जोड़ दो। 76 में है अटॉर्नी जनरल और इसमें 89 जोड़ोगे तो 5। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये एडवोकेट जनरल आ गया। यानी जो प्रावधान संघ के लिए हैं जिन अनुच्छेदों में, उनमें अगर हम 89 ऐड कर दें तो वही प्रावधान राज्य के लिए आ जाते हैं। ठीक, ये ट्रिक है और बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हमें याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू, बड़ा अच्छा सवाल है। जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान के अनुच्छेद 137 में 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है। ये होता क्या है तो देखते हैं। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जाए करना, नीचे न्यायालय के आदेशों का पुनर्विलोकन करना, नीचे न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण कि क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है। तो इसका ऑप्शन, अगर कोई ऐसा कानून जो संविधान के विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 137 में है, यानी उसे नल एंड वॉइड कर सकता है, रद्द कर सकता है। इसे बोला जाता है नल एंड वॉइड। ऐसा हुआ भी है। अभी पहले कार्यकाल में मोदी जी ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। जैसे अगर एक आईएएस की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, आईपीएस की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, आईएफएस के लिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी सर्विसेज के लिए हैं। ऐसे ही हमारी जुडिशियरी के लिए भी एक राज्य स्तर पर आयोग और देश लेवल पे, राष्ट्र लेवल पर भी एक कमीशन हो, जैसे कि हर स्टेट में है। हर स्टेट में जज की नियुक्ति के लिए एक कमीशन है, लोक सेवा आयोग भर्ती करता है। लेकिन संघ में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा, इसकी कोई उस तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने अपने पहले कार्यकाल में इसका गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए खारिज कर दिया और कहा कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ है। बेसिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट पे भी कभी बात होगी। केशवानंद भारती विवाद से पैदा हुआ, ये क्या है, कब आया। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं पार्ट 3 में। आप वेट करिए, बहुत बेहतरीन सवाल
लगभग अभी 25-26 सवाल हैं जो मिलेंगे हम लोग पार्ट 3 में। थैंक यू।